नमस्कार, गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इधर कई दिनों से क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है ये बहुत चर्चा में है। इसका मुख्य कारण हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सिद्धांत चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और उसमें उन्होंने कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर का सिद्धांत सरकार लागू नहीं करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइन दे रहा है कि अगर OBC में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है तो SC/ST में सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। तो चर्चा में क्यों रहा ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं आखिर क्रीमी लेयर का सिद्धांत है क्या। ये प्री के लिहाज से और मेंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही आराम से हम लोग समझते हैं, क्योंकि प्री में भी यहां से कई प्रश्न बनेंगे और मेंस का तो ये समझ लीजिए आगे जो भी मेंस एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ठीक, तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति आखिर कहां से होती है। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत सीधे समझिएगा कि ये न तो हमारे संविधान में इसका वर्णन है, ठीक है, और ना ही किसी संसदीय विधि में। तो ना ही क्रीमी लेयर के बारे में संविधान में कोई जिक्र किया गया है और ना ही किसी संसदीय विधि में जिक्र किया गया है। तो आखिर क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया कहां से, इसको हम लोग समझते हैं कि संविधान इस पे क्या कहता है। ठीक, तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत की जो उत्पत्ति हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि संविधान में आरक्षण का जो आधार है वो मुख्य रूप से अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 15(4) है वो कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। किसमें कहा गया है? 15(4) में। किसके लिए? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। 16(4) क्या कहता है? 16(4) भी कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पीछे हैं, जिनका सेवा में प्रतिनिधित्व कम है, उनके लिए सरकार जो है आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यानी नौकरी में आरक्षण के प्रावधान की बात करती है, लेकिन इसमें भी वही है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्रीमी लेयर का सिद्धांत देखते हैं कि आखिर इसका आधार कहां से आया। अनुच्छेद 340। तो 15(4) और 16(4) में हमारे यहां सरकार को यह कहा गया है कि वो आरक्षण जो है दे सकती है अगर सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो लोग पीछे हैं उसके लिए। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इनके लिए जो अनुच्छेद 15(4) या 16(4) की अनुपालना में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई अनुच्छेद 340 के तहत कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन करे। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को पावर दिया गया था। तो राष्ट्रपति महोदय ने हमारे यहां प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में गठित किया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953, जिसकी अध्यक्षता जो है काका कालेलकर ने की। काका कालेलकर। तो काका कालेलकर आयोग जो 1953 में गठित हुआ, इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है प्री के दृष्टिकोण से। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ। काका कालेलकर आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन काका कालेलकर की इन सिफारिशों को सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद पुनः द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1989 में किया गया। यह आयोग पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में गठित हुई, जनता पार्टी सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।
मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में राष्ट्रपति महोदय ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता जो है ये वीपी मंडल, ठीक है, 1 जनवरी 1979 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसने अपनी सिफारिश जो है सौंप दी 1980 में। इसने भी कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी जी आ गई और पुनः इस सिफारिश को, जो बीपी मंडल की सिफारिश थी, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 10 साल बाद वीपी सिंह सरकार आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल बाद 1990 में बीपी सिंह सरकार आई और इसने जो है 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया। बीपी सिंह सरकार 1990 में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया गया, ठीक है। अब यही जो मामला था, यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसे हम लोग इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद 1992, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीजन आया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इंदिरा साहनीवाद जो ये 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, इसी को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि जो 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया है यह पूर्ण रूप से संवैधानिक है और यह ओबीसी को दिया जाना चाहिए और इसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए, ठीक। दूसरा, इसमें 50% की आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है यह 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, उसे सही माना और 50% की सीमा लगाई, क्योंकि हमारे यहां भारत में संविधान के स्टार्टिंग से ही 15% एससी को आरक्षण और 7.5% एसटी को आरक्षण दिया गया था। तो कुल मिलाजुला के 49.5% आरक्षण हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की यहां पे सीमा इंदिरा साहनीवाद में लगाई। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करे कि कौन वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो उसकी पहचान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का सरकार क्या करे, गठन करे। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया, लेकिन यह एक उस समय वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, बताया मैंने पहले ही कि इसका जो सरकार गठन क्यों करे, क्योंकि पहचान करना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वास्तव में पिछड़ा कौन है, कौन लोग पिछड़ा वर्ग में आएंगे, ठीक। और इंदिरा साहनीवाद का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लाज है, यहीं पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है ये न तो हमारे संसद में इसका संविधान में जिक्र है और ना ही किसी संसदीय कानून में इसका जिक्र है। ये सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनीवाद के फैसले के तहत क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया। अब हम लोग समझते हैं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है, सबसे जरूरी चीज आप इस तरीके से समझिए कि आपके घर में अगर दूध का कोई बैगुना रखा हुआ है तो उस पे क्रीम या मलाई खूब मोटी पड़ती है। अब मान लीजिए कि आपके घर में 10 सदस्य हैं और डेली कोई एक सदस्य उस मलाई को खा जाता है, ठीक है। तो इसी रूल पे आधारित है ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत। क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहता है कि क्रीमी लेयर कौन है, तो पिछड़ों में अगड़ा, ठीक है।
क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहता है कि क्रीमी लेयर वे लोग हैं जो कि पिछड़े वर्गों में भी आगे निकल चुके हैं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, अर्थात ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक, यानी कि क्रीमी लेयर इक्वल टू जनरल, यानी पिछड़ों में ऐसे लोग जिन्हें कि आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी क्रीमी लेयर जनरल क्लास के बराबर होंगे। तो आप समझ गए होंगे क्रीमी लेयर क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो क्रीमी लेयर का अर्थ है कि ऐसे लोग जो पिछड़े वर्गों में भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी ऊपर निकल गए हैं, काफी आगे निकल गए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ न दिया जाए। ठीक, किस किस वर्ग पर यह क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है? तो भारत में याद रखिएगा कि अभी तक जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है यह सिर्फ ओबीसी वर्ग पे लागू है, यानी जो लोग 27% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वहां पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, जबकि एससी और एसटी पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं है, जिसके वजह से आज का ये क्रीमी लेयर का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एससी एसटी में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके मना कर दिया है कि वो एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं लागू करेगी। ठीक है, तो किस किस पर लागू है? तो ओबीसी पर वर्तमान में लागू है। कौन शामिल है और कौन बाहर है? अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए गए कि कौन लोग क्रीमी लेयर में आएंगे और कौन लोग क्रीमी लेयर से बाहर रहेंगे। ठीक, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये संवैधानिक पदों पर विराजमान लोग जो हैं ये क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन यहां पे याद रखिएगा आपको सांसद और विधायक इनको क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। संवैधानिक पदों पर रहने वाले सांसद महोदय और विधायक महोदय को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इनके बच्चे आरक्षण का लाभ लेंगे। दूसरा, ग्रुप ए के अधिकारी। ग्रुप ए में कौन आएगा? तो ये जो ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू किया गया, इसमें कहा गया कि ग्रुप ए में अर्थात आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जो ग्रुप ए के सर्विस है उसमें जो लोग काम करेंगे उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक बार जो है उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो चुकी है, तो ग्रुप ए के अधिकारी को भी क्रीमी लेयर में रखा गया है। ग्रुप बी के अधिकारी में आपको दो बातें याद रखनी है। ग्रुप बी के ऐसे अधिकारी जो कि 40 साल की उम्र से पहले प्रोमोट होके ग्रुप ए में चले जाएंगे, उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा। लेकिन जैसे ग्रुप बी में पीसीएस अधिकारी मान लीजिए कोई है, वो 40 साल के पहले प्रमोट होके आईएएस बन जाता है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। लेकिन अगर 40 साल के बाद प्रमोट होके आईएएस बनता है तो क्रीमी लेयर में नहीं जाएगा। दूसरा, यहां से ग्रुप बी से आपको याद रखना है कि अगर ग्रुप बी का कोई अधिकारी है और वो पति और पत्नी दोनों ग्रुप बी में अधिकारी हैं, कोई आईएएस कोई पीसीएस अधिकारी है, कोई एसडीएम है, उसकी पत्नी तहसीलदार है, तो अगर दोनों लोग ग्रुप बी में अधिकारी के पोस्ट पे हैं तो वो लोग क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। और इसके अलावा सेना में कर्नल या उससे ऊपर पद के जितने भी लोग होंगे वो क्रीमी लेयर में आएंगे। वार्षिक पारिवारिक वेतन अगर 8 लाख रुपए से जिसका ज्यादा है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। तो ये क्राइटेरिया रखा गया। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें पद को भी रखा गया है, पद और वेतन को रखा गया है और केवल वेतन को रखा गया है। 8 लाख का जो कैप लगाया गया है, तो यहां पे बहुत ही उलझाऊ प्रक्रिया है जिसके लिए बार बार विवाद होता है। तो इसके लिए कोई एक सहज प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें केवल आर्थिक रूप से एक कैप लगा देना चाहिए कि 12 लाख से ऊपर जितने भी लोग वार्षिक इनकम है जिनकी, उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाना चाहिए। ठीक, तो यहां पे ये जो पद, वेतन और केवल वेतन है, ये इस क्राइटेरिया से बचा जा सकता है।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी में लागू अच्छा किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2024 में भारत के उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वी.आर. गवई, उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार एससी और एसटी में भी ओबीसी की तरह जो है क्रीमी लेयर लागू करी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि मोदी सरकार जो है इसने साफ मना कर दिया कि वो एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगा। तो यहां पर क्रीमी लेयर अगर लागू सरकार करती है तो आप याद रखिएगा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत ये आरक्षण का विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। ये बस इतना है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेके जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऊपर उठ गई है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एससी एसटी समुदाय को समझना चाहिए और सरकार से स्वयं मांग करनी चाहिए कि वे क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी में भी लागू करें और इसका कोई एक क्राइटेरिया फिक्स करें। इससे लाभ क्या होगा, एससी एसटी समुदाय के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने गांव समाज में देखें कि जहां पर किसी घर में एक या दो लोग नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके बच्चों को सुख सुविधाएं मिलती हैं, वे अपने बच्चों को दिल्ली, इलाहाबाद, पटना जैसे जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं वहां पर भेजकर पढ़ाते हैं, जिससे उनके बच्चे भी बहुत आसानी से आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। जबकि उसी गांव समाज में 50 घर ऐसे भी हैं जहां पे पहले से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके बच्चे सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे कि आरक्षण का लाभ वो नहीं ले पाते हैं। तो क्रीमी लेयर का मतलब ही यही है कि एक बार जिसने क्रीम खा लिया है, जो मलाई मार चुका है, उसको आरक्षण का लाभ न दिया जाए, जबकि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उन्हें ही सिर्फ आरक्षण का लाभ मिले। यही आरक्षण का मूल उद्देश्य है और हमारे जो संविधान सभा के एक तरीके से आप कह सकते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी यही सपना था कि वास्तव में जो लोग लाभार्थी हैं, जो लोग वास्तविक जिनको जरूरत है, केवल उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिले, न कि एक ही परिवार, दो परिवार। अगर 100% एससी एसटी हैं तो उसमें से 10% लोग ही बार बार इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि 90% लोग इस आरक्षण से वंचित रह जा रहे हैं। अगर वो 10% लोग आरक्षण के अपने दावे को छोड़ दें तो नीचे के जो 90% लोग अभी जो है आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में नीचे हैं, वो भी आरक्षण का लाभ लेकर मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।